सो हेलो एंड वेलकम। और देखो अब चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। मेजर टॉपिक्स है वो मैंने करवा दिए। ये 3 टॉपिक थे, ये मिसिंग थे बीच में, ठीक है। तो ये इनको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आप उस चैप्टर की थ्योरी पूरी पढ़ लोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह बाद में देखेंगे, कुल मिला के आप थ्योरी उस चैप्टर की कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो इन तीनों को देखते हैं, तीनों टॉपिक को। सबसे पहले देखते हैं मोबिलिटी क्या होता है, ठीक है। और देखो पता नहीं है मुझसे ये टॉपिक कैसे छूट गया, बट ये एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब पता नहीं क्यों, एक छोटी सी है डेफिनेशन ही, लेकिन इसको पूछते बहुत बार एग्जाम के अंदर, काफ़ी बार इसको पूछते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज मोबिलिटी। अब सुनो, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था Vd इज इक्वल टू ई टाउ बार बाय में, क्लियर। अब इसके अंदर देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ Vd इज इक्वल टू ई टाउ बार बाई में एम ई, भी आगे पीछे कर दिया। अब मैं अगर इसको हटा दूँ, इस पूरे सिस्टम को, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को हटा दूँ तो इससे होगा क्या, इससे जो Vd है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा ई को, और जब इस सिस्टम को वापस लगा दूंगा तो ये प्रोपोर्शनल किस में बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा। अब यहाँ सुनो, Vd अगर ई के प्रोपोर्शनल है तो यहाँ एक कांस्टेंट आएगा म्यू। ये म्यू और कुछ नहीं है, ये म्यू यही है, ई टाउ बार बाई में एम। और ये जो ये म्यू है इसी को क्या बोलते हैं, मोबिलिटी, ठीक है। तो मोबिलिटी है वो आपका ये होता है, आप ये लिखोगे, सबसे पहले ये लिखोगे कि फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद आप बताओगे कि Vd प्रोपोर्शनल टू ई, फिर आप लिखोगे म्यू, फिर आप बताओगे कि म्यू एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वही होती है जो हमने यहाँ पे बताई, और उसके बाद आप बताओगे कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, ई टाउ बार बाय में, क्लियर। अब इसके बाद सुनो, मोबिलिटी इतना नहीं पूछते, ज़्यादातर पूछते हैं मोबिलिटी की यूनिट, डायमेंशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले देखते हैं मोबिलिटी की यूनिट, ठीक। सुनो भी, मोबिलिटी की यूनिट आप कैसे निकाल सकते हो, देखो म्यू होता है Vd अपॉन में, ठीक है। वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 11th क्लास में पढ़ चुके हो तुम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट मैं बता दूंगा आपको जब मैं करवाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, और वैसे ध्यान रख लो ये यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। कहाँ से आई, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वोल्ट पर मीटर, सॉरी। कहाँ से आई, मैंने बोला था एक फॉर्मूला याद कर लो, V इज इक्वल टू ए डी, तो वहीं से आई है V अपॉन में डी, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ से देखो फिर होगा क्या, यहाँ से अगर आप देखोगे तो मीटर पर सेकेंड डिवाइड में वोल्ट पर मीटर, मल्टीप्लाई में बदलोगे तो मीटर पर सेकेंड इंटू में मीटर बाई में वोल्ट, तो यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है अभी ऐसी, मतलब थोड़ी सी क्लीशे यूनिट है, तो आपको याद रखना है इसको। ये क्या होती है, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स, क्लियर। एक चीज़ और, आपको इसकी डायमेंशन और पूछते हैं, आप डायरेक्टली याद रखो, निकालो। और इसकी डायमेंशन आपको वैसे तो आप पहले के 3 चैप्टर पढ़ लोगे उसके बाद क्लियर होगी। क्यों होगी, क्योंकि उसके अंदर वोल्ट आ रहा है, और मेरे हिसाब से वोल्टेज की डायमेंशन है वो आपने नहीं पढ़ी अभी तक, ठीक है। तो पढ़ते हैं फिर इसको देखते हैं, मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ वैसे, ठीक है। और कहीं भी बता दूंगा मैं आपको मोबिलिटी की डायमेंशन, लेकिन यहाँ पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ, सुनो। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो अगर बात करें सबसे पहले मोबिलिटी की डायमेंशन की, तो अभी हमने यूनिट क्या निकाली थी, मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स और वोल्ट इनवर्स। सबसे पहले देखो, मीटर का आपको पता है लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर इतनी आप निकाल लोगे। सेकेंड टाइम है, टाइम का -1। वोल्ट की दिक्कत आएगी, वोल्ट का आप कैसे निकालोगे, वोल्ट इनवर्स का, देखो वोल्टेज जो आपका होता है वो होता है W अपॉन में Q, ठीक है। वर्क एक टाइप का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और बाय में Q,
ठीक है, ये फॉर्मूला भी मैं आपको करवा चुका हूँ। मैं आपको बताया था W इज इक्वल टू क्यू वी, क्यू की जगह आई टी, वी की जगह आई आर, आई टी आई आर, आई स्क्वायर आर टी, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई थी, तो वहाँ मैंने करवाया था। ठीक है, अब सुनो, F आपका है, उसको बोलते हैं, देखो फोर्स की डायमेंशन तो याद होगी सबको, एम एल टी की -2, डी आर की डायमेंशन लेंथ है एक टाइप का, डिस्प्लेसमेंट है तो L, और जो Q है उसका आपको डायमेंशन याद रखना है A1 T1। ठीक, अब सुनो, यहाँ पे वोल्ट का इनवर्स है तो इसको उल्टा कर दो, A1 T1 और इसका पूरे का उल्टा बटे में, नीचे लिख देता हूँ एम एल टी -2 L। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो एक तो डायरेक्टली यही कैंसिल हो रहा है -1 + 1, और क्या कैंसिल हो रहा है, L का स्क्वायर, तो आपका जो डायमेंशन है वो क्या आ गया m-1, और दूसरा आपका क्या आ गया t-2, क्योंकि ऊपर जाएगा तो +2, और a आपका +1। तो ये इसका डायमेंशन है। ये काफ़ी पूछते हैं आपसे, तो आपको डायमेंशन भी पता होना चाहिए मोबिलिटी का, और आपको मोबिलिटी का यूनिट भी पता होना चाहिए। कर लो क्लियर? ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है इसी के साथ मोबिलिटी, और कुछ नहीं है, बस मोबिलिटी का फॉर्मूला पूछते हैं, यूनिट पूछते हैं, डायमेंशन पूछते हैं, तीनों आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, ठीक है, ये नोट कर रहे हो तो एक बार देख लो, इसको नोट कर सकते हो। देखो आगे, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटल्स, एलॉय एंड सेमीकंडक्टर। इसको कंप्लीट करते हैं। सुनो एक बार, इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, मैं ये टॉपिक ऑलरेडी करवा चुका हूँ। ठीक है, कैसे करवा चुका हूँ मैं आपको, ये टॉपिक मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके मेटल्स होते हैं उनके अंदर ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब उनको और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर और जो आपका इंसुलेटर होते हैं उनके अंदर नए नए बॉन्ड टूटते हैं, तो उनके अंदर चार्ज कैरियर बढ़ते हैं। ऐसा कुछ मैंने बताया था। तो मैंने आपको कहा था कि मेटल्स की कंडक्टिविटी तो गिरेगी, ठीक है, बट जो आपका सेमीकंडक्टर है और जो आपका इंसुलेटर है उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कब? जब हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ठीक है, अब उसमें फिर रिमेनिंग क्या रह गया, जब टॉपिक करवाया हुआ है तो रिमेनिंग उसमें ये रह गया कि कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि इनका ग्राफ खींचो। ठीक है, तो ग्राफ कैसे होगा? ग्राफ ऐसे होगा कि देखो मेटल्स के अंदर जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हो, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करते हैं। इंक्रीज कैसे करते हैं? ऐसे इंक्रीज करते हैं। पहले तो थोड़े थोड़े इंक्रीज होते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जो आपका वायर है वो बर्न हो जाता है, वायर है वो जल जाता है, फ्यूज जल जाता है और करंट फ्लो ही नहीं हो पाती। रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? इन्फिनिटी। तो ये कर्व आपसे पूछते हैं, ये कर्व किसके लिए है? ये कर्व है मेटल्स के लिए। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इफेक्ट बताओ टेम्परेचर का मेटल एलॉय और सेमीकंडक्टर पे, जो कि मैं ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में मेरी करवा चुका हूँ। और उसके बाद दूसरा आपसे क्या पूछेंगे? दूसरा आपसे ये पूछेंगे कि मेटल्स के लिए रो टी में या आर टी में कर्व खींचो। तो चाहे आर टी करवाए तो भी यही बनेगा, रो टी करवाए तो भी यही बनेगा। क्लियर? एक चीज और सुनो, लेकिन जो आपका सेमीकंडक्टर होता है या जो आपका इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर, इन दोनों के अंदर आपका क्या होता है? इन दोनों के अंदर जब आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो नए नए बॉन्ड टूटते हैं, और जब बॉन्ड टूटते हैं तो करंट है वो और भी ज़्यादा हो जाती है, बढ़िया करंट मिलती है हमें। और अगर करंट अच्छी मिलेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जो सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर है उनका जो आर टी कर्व है या रो टी कर्व है वो इसका उल्टा आता है। इसका उल्टा कैसे? गिरेगा कर्व। ठीक है, तो ऐसा कर्व आएगा। ठीक है, एक वो आपसे पूछते हैं, कई बार आपसे ये पूछते हैं कि
आप रो टी या आर टी करो बनाओ किसका, मेटल्स का है, और सॉरी एलोएज का, मेटल की जो एलोए है उनका बनाओ। एलोए क्या होती है, जब आप 2-3 मेटल्स को कोई इस टाइप से मिक्स कर देते हो कि आपको एक नई प्रॉपर्टी वाली अच्छी मेटल मिले, तो उसको बोलते हैं एलोए। तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलोए के लिए आर टी करो, ठीक है। एलोए के लिए रो टी करो या आर टी करो जो होता है आपका, वो कुछ इस टाइप का आएगा। देखो ये करो क्या आ रहा है, ये करो यहाँ से ऐसे आ रहा है ना, अगर इस करो को आप बिल्कुल ऐसे कर दोगे यहाँ से, तो ये कौन सा करो बन जाएगा, ये एलोइस का करो बन जाएगा, ठीक है। तो एलोइस का कर्व है वो ऐसा आता है किसके लिए, टेम्परेचर बढ़ाने पे, इसको बोलते हैं रो टी करो फॉर एलोए। क्लियर है, तो ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए। एक क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर और पूछ लेता है, वो क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि आप वो 2 फॉर्मूलाज लिखो जिनके अकॉर्डिंग रो और टी आपस में डिपेंड करते हैं। तो आपने 3 फॉर्मूलाज 11th के अंदर पढ़े होंगे, L इज इक्वल टू L0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, V इज इक्वल टू V0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और एक और क्या था, A इज इक्वल टू A0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। इसी टाइप से यहाँ पे भी 2 फॉर्मूलाज है, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, रो इज इक्वल टू रो0 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज भी आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, आपको ये दोनों फॉर्मूलाज भी अच्छे से आने चाहिए कि किस टाइप से आपका डिपेंड करता है किस पे, जो आपका रेजिस्टिविटी है या जो आपका रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे किस टाइप से डिपेंड करता है। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपसे पूछ सकते हैं या ये तीनों कर्व आपसे पूछ सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर लोगे इसको क्लियर, ठीक। एक बार इसको देखो, उसके बाद आगे देखते हैं आपको, मतलब एक बार देखो इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो आपका सेमीकंडक्टर, नहीं क्या बोला है, सुपर कंडक्टर। ठीक है, ये देखो जो सुपर कंडक्टर आपका है इसको अनएक्सप्लेनड कंडक्टर भी बोलते हैं, मतलब इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक चीज़ आपको हम बताऊं, काफ़ी देखो साइंस के अंदर मतलब हम मानते हैं कि हमने काफ़ी डेवलप कर लिया, हमने बहुत कुछ कर लिया, बट आप कभी ये सोच के देखोगे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में या साइंस के अंदर हम जो हो गया उसके बारे में उसका लॉजिक देते हैं सिर्फ, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा उस लॉजिक से हो। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे देखो ये तो फिर भी चलो कुछ अच्छी फिजिक्स है, क्लासिकल थ्योरी है, क्वांटम के अंदर तो ये सब कुछ भरा पड़ा है। जैसे अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्स के बारे में हम लोग बोलते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी से जनरेट हुआ होगा एटसेट्रा। तो देखो ये साइंस है, और साइंस होने के बावजूद भी हम तरह तरह के लॉजिक दे रहे हैं जो हो गया उसके बारे में, बट एग्जैक्टली ना हम कुछ जानते, और दोबारा भी हमें नहीं पता अगर आगे कुछ कभी होगा, इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन या विनाश होगा तो वो क्या बिग बैंग के अकॉर्डिंग होगा या कैसे होगा। हम दोबारा जब एक नई मानव प्रजाति बनेगी तो हम दोबारा नए नए लॉजिक देंगे, ठीक है, साइंस के थ्रू कि अब की बार ये ऐसे हुआ है। एनीवे, तो जो आपका सुपर कंडक्टर है उसको हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेनड कंडक्टर। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। देखो, जब आप कोई कंडक्टर है उसको आप जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में आपका होता है
देखो मेटल्स के अंदर फ्री मेटल्स की बात कर लो या सुपर कंडक्टर भी वैसे मेटल्स ही होते हैं, ठीक है। तो जो सुपर कंडक्टर या मेटल्स आपके हैं, इनके अंदर जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री तो पहले से ही है, अब और फ्री क्या होंगे, लेकिन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी, आपस में कोलिजन जल्दी जल्दी करेंगे और करंट के पाथ में ज़्यादा ऑब्स्टेकल आएगी, तो रेजिस्टेंस गिर जाना चाहिए, ठीक। इसका उल्टा करते हैं, अगर टेम्परेचर को कम करते हैं तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे होंगे और वो कोलिजन करने से बच जाएंगे, क्योंकि स्पीड में अगर 1 सेकंड के अंदर 10 कोलिजन करेंगे तो धीरे धीरे 2-3 कोलिजन ही करेंगे, तो करंट थोड़ी सी बढ़िया तरीके से फ्लो होगी। अगर एकदम ज़ीरो कर देंगे टेम्परेचर को 0 केल्विन, जो कि वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, बट मान लो कैसे न कैसे कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी खो देंगे और वो मूव ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, ठीक है, तो वो मूव ही नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मूव करेंगे, सिर्फ अपनी थर्मल मोशन के कारण मूव ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो हुआ क्या, जब टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा कम कर दिया तब भी वो मूव नहीं कर सकते, जब बहुत ज़्यादा कर दिया तब वो मूव तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा मूव करने से करंट काफ़ी ख़राब हो जाती है। तो एक ऐसा टेम्परेचर होता है, सर्टेन टेम्परेचर, कई कंडक्टर्स के लिए, जैसे आपका मरकरी हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, ठीक है, एसएन जिसको हम टिन बोलते हैं, ठीक है। ये जो कई मेटल्स ऐसे हैं, कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको अगर आप एक सर्टेन टेम्परेचर, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ले आते हो तो उनकी कंडक्टिविटी बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहने का मतलब हुआ उनके इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते ही नहीं, ठीक है, आराम से करंट का इतना बढ़िया तरीके से फ्लो होता है, करंट का लॉस ही नहीं होता, ठीक है, मतलब आपको 100% करंट मिलती है, आप जितना लॉस नहीं होता बिल्कुल भी करंट का, ठीक है, पावर का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, आपने जितनी पावर दी उतनी पावर वापस ले ली, ठीक है। असल में आपका जो नेचर है उसके अंदर है क्या, उसके अंदर आपका लॉस होता है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा 11th के अंदर, जो आपके इंजन होते हैं, कार्नो इंजन, कोई भी इंजन, वो 100% एफिशिएंट नहीं होते, वो एनर्जी को ख़राब कर देते हैं आधे से ज़्यादा। बट सुपर कंडक्टर का क्या है, सुपर कंडक्टर तो बहुत ही अच्छे कंडक्टर है, बट कब है, जब आप उनको एक सर्टेन टेम्परेचर पे ले आओ, और जनरली ये सर्टेन टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर आप इतने कम टेम्परेचर पे ले आते हो, इनको बहुत ज़्यादा ठंडा करते हो, सुपर कूल करते हो कुछ मेटल्स को, जैसे अगर मरकरी है उसको 4.2 केल्विन तक ले आओगे, इतना कम टेम्परेचर, तो वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर। इस कंडीशन में उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी हो जाएगी इनफाइनाइट, और उसकी रेजिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी 0। क्लियर। तो उसकी रेजिस्टिविटी हो जाएगी 0 और उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। क्लियर है। और इसके अलावा मैं अगर आपको और बताऊं तो एक चीज़ और, ये जो सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर का जो फिनोमिनन है, सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था माइन्सनर, ठीक है, मिन्सनर भी बोलते हैं, माइन्सनर भी बोलते हैं। तो उसको क्रेडिट देने के लिए सुपर कंडक्टिविटी का जो इफेक्ट है इसको बोलते हैं मिन्सनर इफेक्ट, ठीक है। और मिन्सनर इफेक्ट के अंदर उसने ये कहा था कि जो आपके जितने मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट को ख़राब करने का काम करता है मैग्नेटिक फील्ड। काफ़ी बड़ी बात है, मैं कभी बाद में बताऊंगा आपको। और वैसे आप याद रख लो कि जो मेन्सनर है उसने क्या बोला था कि करंट को ख़राब करने का काम कौन करता है मेटल्स के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जब आप सुपर कंडक्टर को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाता है, 0। तो करंट ख़राब नहीं होती, इलेक्ट्रिक पावर का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, और उस कंडीशन में जो आपका मटेरियल है वो कैसा बन जाता है, सुपर कंडक्टर। टिन कितने पे बनता है सुपर कंडक्टर, 3.98 केल्विन पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है इसका रो टी कर्व, ठीक है। जब मेटल्स है उनको ठंडा करते हैं तो कुछ देर तक तो उनकी कंडक्टिविटी गिरती जाती है, और एक सर्टेन टेम्परेचर पे, चाहे वो 4.2 केल्विन हो HG के लिए, उस पे उसकी कंडक्टिविटी अचानक से कितनी, रजिस्टिविटी अचानक से कितनी हो जाती है, 0। तो ये जो रो टी कर्व है ये किसका है, ये रो टी कर्व है सुपर कंडक्टर्स का, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर के बारे में इतनी बातें याद रखनी है कि वो क्या होते हैं, वो कितने पे होते हैं, उनकी डिस्कवरी किसने की, उसमें क्या 0 हो जाता है, उसके 2 एग्जाम्पल, उसका रो टी कर्व। तो इतना सब आपको याद रखना है।
इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है और बाय।